3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वजीर आजम को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वजीर आजम या सदर जो है वो जज से नहीं निकाल सकते। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। वैसे ही 30 बार है वाइफ फायरिंग कर रहा है और उसने करना पुनः कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और बाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। PMLN के कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबात के बाद खामोशी तोड़ी है और नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी में खिताब किया है। उनकी तकरीर में माजी का बयान ज़्यादा और मौजूदा सूरत हाल का अहवाल कम था। अपनी हुकूमत की रुखसत के असबाब और किरदारों के मुताल्लिक वाज़े और ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने जो है वो जिक्र किया था और आवाम से गिले शिकवे भी किए। वैसे तो तकरीर नून लीग के इलेक्शन बयानिए का ही एक तसलसल नज़र आ रही थी, ताहम माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहने वाले जजेस के किरदार पर भी उन्होंने सवालात उठाए और उनमें सब भी एक जो है वो ये उनका ये कहना था कि उनमें से भी जो है नैब की कार्रवाई उनके खिलाफ जो है एक जज के खिलाफ जो है वो होना चाहिए, इसका भी उन्होंने जो है वो गिला किया। वैसे मियाँ साहब ने अवाम से भी जो है वो गिले शिकवे किए। एक तो उन्होंने अवाम से अपने निकाले जाने पर बाहर ना आने का जो है वो गिला किया और दूसरा उन्होंने अपनी वापसी पर अवाम से कारकर्दगी को सामने ना रखते हुए वोट डालने का गिला किया। मियां नवाज शरीफ की तकरीर से ये तासुर मिल रहा था कि जैसे वो किसी हुक्मरान जमात के सुप्रीम लीडर ना हो बल्कि कोई अपोजिशन लीडर हो और ऐसा लग रहा था कि जल्द नून की सदारत पर वापस आने वाले नवाज शरीफ अपनी जमात की आइंदा सियासी सिमत का तयन कर रहे थे कि जिसमें मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जो भी हो अवाम उस पर तवज्जो ना दें, बस याद रखें कि उन ज़्यादतियों को याद रखें जो कि उनके साथ 2013 से 2018 में हुई हैं। 2018 की और जो ये 2018 तक जो टाइम फ्रेम गुजरा है उसकी कारकर्दगी को अवाम याद रखें। साथ ही साथ CM KPK के अल्टीमेटम पर भी बात करेंगे कि जो वफाकी हुकूमत को उन्होंने दिया है, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला एक रवैया जो है वो सामने आ रहा है। इसके बाद क्या आने वाले दिनों में दोनों हुकूमतों में कोई नया महाज खुलने जा रहा है, क्या इसका खदशा तो नहीं है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहीन साहब, प्लेजर टू हैव यू है, शोएब साहब, साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मेहमानों की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा चाहूँगी कि अगर सुनवा दिया जाए कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा और उस पर फिर बात करते हैं। सवाल पूछूं, क्या आप वोट देते वक्त क्या ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ की कारकर्दगी क्या थी और मुखालिफिन की कारकर्दगी क्या थी? सोचते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में कीमतें क्या थी और आज के दौर में कीमतें क्या है? और कौम को ये जवाब जरूर देना चाहिए। और फिर एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता है और कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं है। अली गौहर साहब, आपसे शुरू करती हूँ कि इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा उनकी कोई स्पीच आई और ये था कि शायद सिम्स का कोई तयन किया जाएगा। उन्होंने जहाँ शुरू ही की अपनी स्पीच तो 90s से जो है उन्होंने शुरू की और अगर मैं ये कहूँ कि क्यों निकाला का एक तसलसल था तो शायद गलत नहीं था। वो सवाल उठा रहे थे कि मुझे उस वक्त क्यों निकाला, माजी में सारा वो गए। और उसके बाद इंटरेस्टिंगली जो उन्होंने बात की कि मैं आवाम से भी गिला करता हूँ, जो ये गिला कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है कि उनको मैंडेट नहीं मिला उस तरह, या अपनी हार का जो है ये एक्नॉलेजमेंट है एक तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि आपके प्रोग्राम की वसातत से कम बिल्कुल जो उन टॉपिक्स पे बात होती है जो जाहिर है कि जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और आप उन पर गुफ्तगू भी करती भी हैं और करवाती भी हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बात नवाज शरीफ साहब ने की है, अगर हम बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर मैं समझता हूं कि डंग टपाओ पॉलिसीज़ पर ही हम इन्हिसार करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम वो नताइज हासिल नहीं कर सकते। अभी चले रिसेंट बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो जो भी बात की है, जो मौजूदा अपोजिशन है, जिस किस्म की ये बातें करते हैं, जिस किस्म के ये
मतलब है कि कहते समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और उसका अदाला किया जाए और ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो इन ज्यादतियों का स्टार्ट कहाँ से हुआ? इन ज्यादतियों का स्टार्ट उस वक्त हुआ जब इन्होंने वो 2018 के इलेक्शन जो थे उसमें मतलब है जो इनका किरदार था वो ढका छुपा हुआ नहीं था मादरत के साथ। मेरा मकसद उस चीज़ को रोना पीटना नहीं है, मेरा मकसद ये है। लेकिन यही तो हो रहा है अली साहब, एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद कोई आगे की सिमत का तयन देंगे, बताएंगे आगे प्रोजेक्ट्स ये हमारे लग रहे हैं, आगे इस तरह मुल्क को जो है वो इस दलदल से निकालेंगे। बट वो तो आधी से ज़्यादा स्पीच उनकी आए थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक 33 मिनट की स्पीच थी जिसमें से कोई 30 मिनट जो है वो इसी पे लग गए कि जी ये कहाँ में माजी में क्या होता है। देखिए जब तक हम उस मादी का जिक्र नहीं करेंगे जहाँ से ये मुल्क की हमारी खास तौर पर आज का सबसे बड़ा इशू तो इकोनॉमी और वो मसाइल है ना जो आवाम को दरपेश है, तो वो कहाँ से इनतात पजीर होना शुरू हुए। वो सर फिर हमें ना उस माजी में अगर हमने जाना है ना, फिर हमें IJI का भी जिक्र करना पड़ेगा, फिर हमें ये भी करना पड़ेगा कि 90s में सियासत कैसी गुजरती रही, क्योंकि आप एक जाता था दूसरा आता था, तो वो माजी में अगर आप ये करते रहेंगे ना तो फिर बहुत दूर तक बात बहुत दूर तक जाएगी। नहीं डॉक्टर साहबा, इधर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है इस बात से। इधर इसलिए इख्तलाफ है कि जब वो सारा कुछ जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है उसके बाद बेशुमार अदवार आए जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई गई, उसमें काकड़ साहब का टाइम भी आया, उसमें परवेज मुशर्रफ साहब का टाइम भी आया, उसके बाद बाजवा साहब का टाइम भी आया, और हर बार जेलें, हर बार झूठे मुकदमा। सर वही बाजवा साहब जिनको आपने फिर एक्सटेंशन दी और ये अपने लोगों को ब्लैंकेट एक डायरेक्शन दी कि इस पे कोई सवाल भी नहीं करेगा, वही वाले बाजवा साहब। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, बात ये है कि जब हम बात करते हैं ना कि आगे बढ़ना है, हमने तो हमेशा फराक दिली का मुजाहरा किया, हमने हर बार उन चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर फर्क ये है। और अगर जिन अदवार का जिक्र किया जाता है तो नवाज शरीफ साहब ने फिर इस चीज का तहिया किया कि मैं एक नजरियाती सियासत करूंगा। जब उन्होंने नजरियाती सियासत शुरू की, जब उन्होंने उनके दौर में मुल्क में तरक्की होना शुरू हुई, तो फिर 2018 के इलेक्शन आ गए, फिर वही एक दफा से उसके बाद हमारी मईशत नीचे जाना शुरू हुई। चले ठीक है अली साहब, अली साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं आखिरी बात जी क्विकली अपनी बात से मैं करूंगा कि देखिए उसके बाद भी हुआ ये कि जब 2018 में मतलब है कि हमारा मैंडेट चुराया गया, उसके बाद आप देख लेना कि मुल्क के हालात की सिमत ठीक है चले पॉइंट उन चीजों पर मादरत नहीं की गई। राइट, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया। आगे जाके जो माजरत की बात है ना, इस पे भी हमने मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया। चले इस पे भी आगे जाके अली साहब इस पे आगे जाके बात कर लेंगे। जो आप अकाउंटेबिलिटी की बातें हो रही हैं, जजेस की अकाउंटेबिलिटी वगैरह वगैरह बात कर लेते हैं। शुएब साहब, आपको नहीं लगता कि आज नवाज शरीफ साहब की स्पीच आपने शायद सुनी होगी कि वो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट थी कि ये मुझे अवाम ने उस तरह मैंडेट नहीं दिया, मुस्तरद किया, बल्कि यूँ कहें कि कौम नहीं खड़ी हुई, मुझे निकाला गया, कौम नहीं खड़ी हुई, फिर कौम ने मुस्तरद कर दिया ना आपको। आप इस बात को एडमिट कर रहे थे, वो तो उस वक्त आपको याद है फंस गए थे भाई साहब ने खुद कहा कि हमने एयरपोर्ट पे नहीं जाना था, ऐसे ही। ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा था जी, ऐसे ही। और वो तमाम गलियां घूमते घूमते और उस तरफ उस रास्ते पे चढ़े ही नहीं वो जी, ऐसे ही। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जनाब मुझे निकाला क्यों, 2018 पे आके रुक गए। आपको गलत निकाला, फ़र्ज़ करो जो किरदार हैं, आज आप हुकूमत में है ना, जुडिशल कमीशन बनाइए, अगर इस्टेब्लिशमेंट वाले लोग थे, किरदार थे, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए। अगर कोई एक्स जुडिशरी के ऑफिसर्स थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, एविडेंस के साथ जुडिशल कमीशन में, अदालत में जाइए, कुछ भी प्रोसीडिंग करिए। आज बातें ना करें, आज आप एक्शन लें। अच्छा, आ करके आप कहते हो 2018 में आकर के आपका इक़्तिदार ख़त्म हो गया, 17 में ख़त्म हुआ या 18 में ख़त्म हुआ, तो उसके बाद आज किसकी हुकूमत है? आपने अगर बातें करनी है, किसी को आप सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक अपना बयानिया रखना है, और आज मैं समझता हूँ कि मायूस कुन किस्म की ये आज स्टेटमेंट थी। ना आप लोगों को उम्मीद दे रहे हो, ना कोई होप दे रहे हो, ना कोई लाहे अमल दे रहे हो, ना इस मुल्क को इस भंवर से निकालने का ज़रिया और तरीक़ा बता रहे हो। मेरे भाई बलोच साहब कह रहे हैं कि जी माशी तबाही हो गई,
भाई माशी तबाही की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? जिसने यहाँ 35-40 साल हुकूमत की है, आप खुद कहते हो। मुझे बताएं, पनामा लीक्स आए, उसमें भी नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के अपार्टमेंट्स निकलते हैं। आज इंडिविजुअल कैपेसिटी में दुबई लीक्स आया है, यानी जो इंडिविजुअल जिनके नाम प्रॉपर्टीज़ हैं वो आए हैं। उसमें भी जरदारी साहब, इधर से नवाज शरीफ साहब की फैमिली के नाम, उधर से मोहसिन नकवी की फैमिली के नाम। ये इसके अंदर जो कंपनीज़ के नाम या इकामा के ज़रिए हासिल की जाने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें शामिल नहीं है। इकॉनमी की तबाही की ज़िम्मेदार कौन है? मैं एक मिसाल देता हूँ। जब इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, आप या तो बैंकिंग चैनल के ज़रिए पैसा लेकर नहीं गए, नंबर 1, नंबर 2, या फिर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है वो दुरुस्त तौर पर नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें दुरुस्त तस्वर कर लें, इवन देन मुझे बताएं कि जब आपकी अपने एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ मुल्क से बाहर होंगी, तो किस मुंह से आप लोगों को कहेंगे अपना पैसा आप यहाँ ले आयो? तीसरी बात यह है कि ये सिर्फ एक स्टेट है जहाँ $12.5 बिलियन, वो भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अगर कंपनीज़ को साथ मिलाएं और अगर इकामे वालों को मिलाएं तो शायद 25-30 बिलियन डॉलर होगा। इसी तरह आपके बाकी स्टेट्स हैं यूएई की, इसी तरह आपका मलेशिया है, इसी तरह आपका तुर्की है, इसी तरह आपका यूके है, इसी तरह यूएसए है, कई जगहों पे होंगे। जब आप एक डॉलर के पीछे या $1 बिलियन के पीछे भीख मांगते फिर रहे हूँ, ये हालत है आपके मुल्क की, आपको डॉलर की ज़रूरत है, चलें जी हम सब कुछ तस्लीम कर लें कि आपका हक हलाल का पैसा है, ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन होगी। भाई ये पैसा आकर अपने मुल्क में रख लें तो आपका तो $50 का डॉलर हो जाए। आप लोग भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके ना, आप लोगों के पास भी टाइम था, इन्वेस्टिगेट तो आप लोग भी नहीं कर सके। इन्वेस्टिगेशन मेरी अथॉरिटी तो नहीं थी, ये एक किसी इदारे की थी ना, और इदारों पे अब हालत ये थी, इदारों पे कंट्रोल किसका था? 2019 में अब पता चलिए ना, सबको जेल में डाल दिया, उसके बाद जेल में डाला, प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसीडिंग शुरू हुई, 2 साल कुछ ना निकला। सुने ना, सब कुछ निकला। आज भी बताएं एवनफील्ड अपार्टमेंट, विद रिस्पेक्ट मैं बात करूंगा, आप ठीक कह रहे हैं, सिर्फ एक बात रहता कौन है वहां पे, या आप यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने खुद माना फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि ये है वो जराए, ये है वो रसीदें, कौन इसको हमने तो हमारे जमाने में साबित हो गया, सजा हो गई। वो सारी चीजें जो है फिर उनको जो है वो किसी कैफरे किरदार तक उनको जो सजाएं जो आपने सर देखे, सजा हो गई, हमारे जमाने में सजा हो गई, भगोड़े हो गए, बाहर चले गए, इश्तिहारी मुजरिम हो गए। सुने ना, सुने जो भी है जालसाजी के जरिए बनाई गई। सुने, जब आप 2019 में ख्वाजा आसिफ कहता है कि हमें बाजवा साहब ने कहा आए आप पंजाब की हुकूमत ले लें, 2019 में, हम आए 2018 में, 1 साल भी नहीं हुआ, हमने कहा नहीं दोनों हुकूमतें मुझे हमें एक साथ चाहिए। अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट उनको बचा रही है और इन्वेस्टिगेशन कोई मैंने आपने तो नहीं करनी, हमने इनिशिएट ही करनी है ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज ये बात करते हैं, जब आप आज ये बात करते हैं ना, तो फिर ये लगता है कि इन रेट्रोस्पेक्ट हाइंडसाइड में आप ये बात कर रहे हैं, उस वक्त तो सेम पेज, जहां जहां जिसको कहा जा रहा था उठाया जा रहा था, जेल में रखा, 2-2 साल रखा, उसके बाद चीजें उस तरह नहीं निकली। देखिए निकली क्यों नहीं निकली, सर मुझे बताएं, शाहिद खाकान अब्बासी को क्यों नहीं फिर आप लोगों ने जो है वो किया, मिफ्ता साहब हो गए, गुजारिश देखें आपके जिन एजेंसीज की ये ड्यूटी है उनके ऊपर अगर कंट्रोल किसी और इदारे का हो जाएगा। आज भी मुझे बताएं, आज के यानी 1-2 हफ्तों के अंदर गंदम स्कैंडल आया, माना मुस्लिम लीग नून आज कस्में उठा रही है कि हाँ जी आपने इसमें पैसे खाएं, जवाब में क्या जवाब मिलता है अनवार काकड़ साहब का 47 की बात करूंगा तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। वैसे तो इस बात पे तो काकड़ साहब की भी सवाल होना चाहिए, हम सारे बात कर रहे हैं कि आपको भी फिर ये तो आपकी तो प्राइम रिस्पांसिबिलिटी ये थी कि आपने इलेक्शन कराना था, आप नहीं वो करा सके, तो ये तो आपके लिए भी एक जो है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, नैब कहाँ सो गई है? सर नैब को नैब का काम ये नहीं है सर, जिसको जावेद इकबाल साहब को जिस तरह आप लोगों ने यूज किया वो भी सामने हमने नहीं किया, जिसने किया जिसने कराया वो उनका काम था। अब चले छोड़ दें, गलत किया सही किया, मैं आज की बात करता हूँ, अब आगे बढ़ने की जब आप बात करते हैं मुझे बताएं, नैब 4था केस बनाने जा रही है तोशा खाना का, क्या उनके आंख और कान बंद हैं कि आज गंदम स्कैंडल उनको भूल गया? सुने, आज जो दुबई लीक्स आया है इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन तो कर लो कि कौन मनी लॉन्ड्रिंग करके गया है और कौन नहीं लेकर गया, तो आप कोई एक्शन तो लो। लेकिन एक्शन किस बात पे हो रहा है? तहकीकात सिर्फ इस बात पे हो रही है
कि इमरान खान की तस्वीर किसने लीक की है, वो आपकी बात ये आपके इदारों की सूरत हाल है, तो हमने इस तबाही तक पहुंचना ही पहुंचना है। आमिर साहब के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मसला ये कि हमारे इदारे जो है ना, चाहे जो भी पार्टी आए, वो इंतकाम के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों के पास भी टाइम था, 450 लोग और थे मियां नवाज शरीफ के अलावा, जिसमें कहा गया उस वक्त आपके शहजाद इकबाल साहब ने कि हम उनके खिलाफ भी जाएंगे। किसके खिलाफ गए? कोई भी नहीं गया ना। दैट्स द प्रॉब्लम। मैं ज़रा आमिर ज़िया साहब की तरफ जाती हूँ। आमिर ज़िया साहब जो है मुस्कुरा भी रहे हैं। आमिर ज़िया साहब, मुझे ज़रा ये बताइए कि इस वक्त एक तो आपने तकरीर भी जो है वो सुनी होगी और आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब जो गिले शिकवे कर रहे हैं। एक बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग उनका जो वो लगा वो ये था, जो पूरा लुब्बे लुबाब था कॉन्वर्सेशन की तकरीर का, उसमें ये लग रहा था जैसे वो सिर्फ याद कर रहे हैं 2013 से 2018 का टाइम फ्रेम। बड़ी कन्वीनियंटली उन्होंने जो 16 माह की हुकूमत थी ना, उसको तो कहीं उन्होंने ही जस्ट डिसओन्ड इट एंड शव्ड इट अंडर द कार्पेट, और हमें ये कहा जा रहा था कि बस वो ही याद करें, वो 13 से 18। जी मारिया, मैंने बड़ी कहते हैं अकीदत और इहतराम के साथ तकरीर सुनी, और मेरे ख्याल में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के वो वाहिद सियासतदान हैं कि जिन्होंने जनरलों से सबसे ज्यादा फायदा उठाया। मतलब ये तारीख है, वो चाहे पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर बने हों, चाहे 88 के इंतखाबात के बाद आप देखते हैं जिस तरह से आए, फिर 90 के अंदर जब बेनज़ीर की हुकूमत गई और ये जिस तरह से आए, फिर आप देखें मतलब 97 में 93, मतलब आप गिनते चले जाइए जितना ज्यादा इनको फायदा हुआ है, मतलब जितने लाडले प्यारे उनके और नटखट बच्चे ये साबित हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के या जनरलों के, और फिर उन्हीं पे तनकीद भी करते हैं, उन्हीं पे शिकायत भी करते हैं, तमाम तर फायदा उठाकर इन्हें मतलब है आप उठा के देखें जो जो इनके बेनिफिशरीज से उन सबसे इनको शिकायत है। इनसे पूछा जाए कि चीफ मिनिस्टर पहली मरतबा कैसे बने थे, पहली मरतबा वजीर आजम कैसे बने थे, दूसरी बार कैसे वजीर आजम बने थे, उसके बाद जब इनको हटाया गया तो इनके ऊपर क्या चार्जेस थे, क्या वाकई जो ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि इनके दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, वाकई ऐसा था या कुछ और मामला था? तो ये जिस दौर को याद करते हैं, क्या वाकई वो सुनहरा दौर था? वो तो अगर आप याद करें तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में तो ग्रोथ रेट 7% हुआ करती थी, और जो उनके दौर में मुशर्रफ साहब के दौर में FDI आया था $5.5 बिलियन का मुसलसल 2 साल, उसका रिकॉर्ड तो आज भी नहीं टूटा है। और पूरे दौर में जहां डॉलर था, फिर के दौर में क्या डॉलर? बट आमिर ज़िया साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वहां पे जो हमने उस दौर में जो अदवार में जो हमने खोया वॉर ऑन टेरर में, वो भी मेरे ख्याल है उसका भी मवाजना कोई और नहीं है। मारिए, कोई दौर आइडियल नहीं होता। मैं माशी कारकर्दगी की बात करूं कि जो ये एक फ्लॉड नैरेटिव देते हैं कि जी इनसे बेहतर मईशत को किसी ने नहीं हैंडल किया, उसको मैं समझा रहा हूं आपको। बात ही वो मुशर्रफ साहब का जब होगा उस पर तनकीद कर लेंगे। ये तो मैं कह रहा हूं कि जी इकोनॉमिक टर्म्स की मैं बात, खाली इकोनॉमिक टर्म्स में कारकर्दगी की बात कर रहे हैं आप ये बताइए जो आज एनर्जी क्राइसिस है कि हम इतने महंगे महंगे बिल दे रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? साहिवाल का कोल पावर प्लांट किसने लगाया था? कि ये बिन कासिम में जो प्लांट लगना चाहिए, जो कहते हैं ना कि समंदर के पास लगना चाहिए, वो आपने वहां पे लगा दिया कि जी उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा हो, बंद पड़ा रहता है। आज इनसे पूछे कि IPP पे हम इतने पैसे देने पे क्यों मजबूर हैं, किस तरह के मुआहदे आपने किए? तो ये सारे सवालात हैं जिससे पता चलता है कि फ्लॉड था। जिस दिन उसकी बात करते, मोटरवेज की पहली मोटरवे बनी थी लाहौर इस्लामाबाद की, दुनिया में बनता है A से शुरू करते हैं, B से C, ये दरमियान में, क्योंकि उनके शौक था अपनी बड़ी गाड़ी दौड़ा के लेके जाने का लाहौर से, तो अवाम की या मईशत के लिए तो नहीं बनी थी वो। ये तो आपने एक बिल्कुल आउट ऑफ द एक बेल्ट बना दी। मुझे पता है इस्लामाबाद और लाहौर में इतने बरस तक क्या कौन सी कारोबार हुआ करता था, कौन सी सवाल के शरीफ खानदान को जाना होता होगा या उसके साथ जो और लोग चले जाते हैं। तो बात ही कि इनका हर इकोनॉमिक वो जो था फ्लॉड था, चाहे वो पीली टैक्सी हो, चाहे मुफ्त में चीजों को बांटना हो। इन्होंने इनका जो मसला था, इनका हर बार क्लैश होता है। एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि प्यारे बच्चे हैं, चहीते बच्चे, तो एस्टेब्लिशमेंट माफ कर देती है, और किसी को एस्टेब्लिशमेंट माफ नहीं करती, इनको माफ करती है। जब ये आते हैं तो फिर इनके जहन में खनास आते हैं कि जी मैं तो जमहूरियत के नाम पे बादशाह चलाऊंगा, मैं तो राजवाड़ा चलाऊंगा। तो फिर ये उन इदारों को अंडरमाइन करते हैं। जब अंडरमाइन करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कंट्रडिक्शन पैदा होता है। जो लोग प्यार से लेकर आते हैं वही इनको निकाल देते हैं। जब आप जो है कैबिनेट में फैसला नहीं करेंगे, किचन कैबिनेट में भी नहीं करेंगे, खुद ही फैसले कर रहे होंगे, आप मतलब है भारत जाएंगे, हुर्रियत के लोगों से नहीं मिलेंगे, आप कश्मीर पॉलिसी को अंडरमाइन करेंगे, आप, मैं गिनवाना शुरू करूं आपको, उनके सुनहरी दौर के सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बात यह है कि हमारी कौम की मासूम कौम है, हम सब लोग बड़ी छोटी सी याददाश्त है, भूल जाते हैं, कोई दौर नहीं है। और जब भी आप देखें कि ये इतना टाइम बबल में कैद हो गए, इनको लगता है कि जी बड़ी ज्यादती हुई। वो भाई आपने जो ज्यादती की इस मुल्क के साथ,
उसका कौन हिसाब देगा? कौन हिसाब देगा कि आपने मतलब है आप मतलब इस मुल्क में मॉरिसी सियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस मुल्क में किस चीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं? कि ठीक है आपको सजा नहीं हो सकती, आप कहे ये केसेस उल्टे हो गए, भाई करप्शन तो थी। अब वो तो हमारे यहाँ है कि भाई पकड़ने तो घड़ी पे पकड़ लें और ना पकड़े तो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो आपको नहीं पकड़ा जाता, एवन फील्ड हो आपको नहीं पकड़ा जाता, फैक्ट्रीज हो तो नहीं पकड़ा जाता। तो बात ये है कि हमारे यहाँ एक फ्लॉड निजाम है और उसी फ्लॉड निजाम की पैदावार मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। और जब भी आप फ्लॉड उसी कोई जेन्युइन अवाम के लीडर नहीं है तो बनाया गया है, और जब भी क्योंकि नहीं है तो उसकी वजह से आप देखें आते हैं तो फिर बेड़ा गर्क हो जाते हैं। और यही हमारा मुल्क का मसला है। आमिर ज़िया साहब, कुछ और चीजें भी उन्होंने आज जो है वो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी, बार बार हम सारे भी बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। उन्होंने क्या कहा, प्रोड्यूसर जरा सुनवा दें, फिर मैं जरा अली साहब की बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वजीर आजम को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वजीर आजम या सदर जो है वो जजेस नहीं निकाल सकते। क्या हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, उसको निकाला गया और जज शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये जर्नैल आए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है, जेल में बाहर नहीं आने देना। बोल पड़े वो। किसी किनारे ये बात सारी लगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसी किनारे ये बात लगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चले मैं अली साहब, मैं नहीं आपसे पूछूंगी कि आपके जो 16 महीने गए उसमें आप ये अकाउंटेबिलिटी कर सकते थे क्या, कौन आया, किसने आके डायरेक्शंस दी। अभी एक और मैं आगे चलना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए, ये बेसिकली बात हो रही है जो वो बात कर रहे हैं जुडिशरी में इंटरफेरेंस की, आप भी आज ये बात कर रहे हैं, आप मानते हैं माजी में होता है, आज पीटीआई भी यही बात कर रही है। क्या वजह है कि आप दोनों में ये जो एहतसाब की बात हो रही है, जुडिशरी की एहतसाब की बात हो रही है या एहतसाब की जो इदारों की बात हो रही है, अगर आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं तो कंसेंसस नहीं है। मतलब आप ये समझते हैं कि ये जो है ये गलत हो रहा है, आप भी ये समझते हैं, वो भी ये समझते हैं, लेकिन कंसेंसस नहीं हो पा रहा जिससे मुल्क आगे जो है वो बढ़े। देखिए डॉक्टर साहब, मैं मतलब जाहिर है कि जितने भी हमारे मौजूद पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके साथ इत्तेफाक करूं उनकी बात के साथ, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि आज चाहे सियासतदान हैं या मादरत के साथ कुछ जनरल तजिया निगार हैं या कुछ पार्टीज में, हर किसी का किसी न किसी तरफ टिल्ट होता है और वो हरदा सराई करते हुए नजर आते हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी करप्शन पे बात हो रही थी, भाई देखें अल्लाह की शान है कि जो लोग अल कादिर ट्रस्ट की करप्शन में मुलव्वस हैं, जो लोग 6-6 कैरेट की अंगूठियां रंगे हाथों लेते, ये तो कहते थे ना कि हम लोग तो चोर डाकू हैं। ये लोग वो थे कि जो कहते थे कि मुल्क में करप्शन फ्री होनी चाहिए और करप्शन करने वालों को लटकाना चाहिए। वो लटकाने वाले सरेआम 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगते हुए, दुहाई देते हुए नजर आए पाकिस्तान की अवाम। वो रिंग रोड के स्टैंडर्ड्स बनाते हुए नजर आए। वो मतलब है कि ये बात टेलीविजन टॉक शोज में ना करें ना, इसको किसी मंतकी अंजाम तक लेकर जाएं। ये हमारी पार्टी से मैं सुनाती रहती हूँ कि पैसा तो आवाम का लुटता है, ये हमारे ऊपर जो है वो बोझ आता है, आप लोग आपस में मुकमुका करके खत्म हो जाते हैं। अगर ये लोग आज मुल्क के ऊपर हमला आवर होने के बाद हमसे ये तवक्को करें कि हमें NRO दे दें तो ठीक है, और किसी सियासी पार्टी से बात करने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की सरेआम मिन्नतें करते हुए नजर आए, कहते हैं कि हम तो बात ही उन्हीं से करेंगे। ना ये पहले जमहूरियत पर यकीन रखते थे, ना ये आइंदा रखते हैं। ये कहते हैं कि हम इक़्तिदार में नहीं होंगे तो हम पाकिस्तान के इदारों में सर, हमारी तमाम सियासी पार्टीज की जो डेफिनेशन है ना जमहूरियत की, वो बड़ी कोई हाइब्रिड सी डेफिनेशन है, और वो जो खुद को सूट करती है ना वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि ये डेमोक्रेसी की आड़ में ये कब, मुझे ये बताएं जब डस्का में इलेक्शन चोरी हुआ था वो किसी से ढका छुपा हुआ है? उस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी किधर थी? और ये पॉपुलैरिटियां ना ऊपर जाती और नीचे आती, टाइम नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अगर मेरे सवाल का भी जवाब दे दें, ये जरूरी नहीं है। अगरचे मैं आपकी बात को, कोई अभी इकोनॉमी पर बात हो रही थी, मैं तो इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। चले मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब ये कहते हैं कि हमने उस वक्त बिजली की पैदावार पूरी की थी, भाई हमने तो 5-6 रुपए से ऊपर यूनिट नहीं आने दिया था।
अली साहब आईपीपीएस के साथ टेक और पे वाले तो आपने किए ना मुआहदे कि अगर मैं बिजली ना भी इस्तेमाल करूं मुझे फिर भी पैसे देने हैं, तभी तो आज आप सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर मैं सोलर पे सार्फिन ट्रांसफर हो गए तो वो पैसे कौन देगा? असल बेड़ा गर्क तो ये हुआ ना कि जब आपने पाकिस्तान में करप्शन की, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और अली साहब मुझे दौर में तो यूनिट का रेट नहीं बढ़ा। चलो ठीक है, मुझे ना ब्रेक का उसी तरह से मुआइशत आगे चलती। ठीक है जी, ठीक है। 5 रुपए मुझे एक ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो शोएब शाहीन साहब बैठे हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे कि इफेक्टिवली बात दोनों एक ही कर रहे हैं, कंसेंसस हो पाएगा? विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शोएब साहब, क्या आप दोनों बात एक ही कर रहे हैं जो ब्रेक से पहले हो रही थी? इंटरफेरेंस की बात हो रही है जुडिशरी में, क्या कोई कंसेंसस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज अगर आगे चलना है तो जाहिर है उसमें कुछ आपको लॉ में चेंजेस लानी पड़ेंगी, उसके लिए सबको मिल बैठ के जो है वो चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि उसमें कंसेंसस के साथ चेंजेस आएँ। कोई इनको पता है नवाज शरीफ समेत, शहबाज शरीफ समेत, मरीम नवाज समेत ये इलेक्शन आ रहे हुए हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। वो जो कुछ शनवार काकड़ ने कहा, जो लियाकत चट्ठा ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा, जो निसार चीमा इनके MNA ने कहा, जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जो कामरान टेसूरी ने कहा, मतलब है कि उसकी नेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, सब ने ये मिल के कहा है कि ये सारी सीट हारी हुई सीटें इनको जितवाई गई हैं। देखिए, वो जमहूरियत कभी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। देखें, जब तक वो अपने जमहूरी रवैये नहीं अडॉप्ट करेंगे, जमहूरियत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जमहूरियत का मतलब जमहूर के फैसले को नहीं तस्लीम करेंगे, अवामी मैंडेट को वापस नहीं करेंगे, तब तक इनसे क्या अच्छाई की तवक्को? हर वो बुराई करने की कोशिश करेंगे जिसके ज़रिए अपना जो झूठा मैंडेट है उसको सच्चा तस्लीम कराएं। तो कैसे उनके साथ बात होगी और किस मौजू पे बात होगी? जहाँ तक मईशत की बात है, मईशत की तबाही के तो ये ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ये सारा पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं, और बाहर जो पैसा पड़ा हुआ है बिलियन डॉलर्स की सूरत में, सारा UK और UAE और मलेशिया और तुर्की और हर जगह पे, ये सबसे बुनियादी बात है कि पैसा पहले मुल्क में ले आएँ। इन लोगों की मुल्क के साथ लॉयल्टी हो नहीं सकती। अच्छा, महंगाई हो जाएगी, इनको क्या फ़र्क पड़ना है? इनके पैसे तो डॉलर्स में पड़े हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट, इनके पैसे तो बाहर हैं। आपके डॉलर की कमी है, आप $1 बिलियन की खातिर भीख मांगते फिर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और ये $1 बिलियन बाहर रख के बैठे हुए हैं। इनको परवाह ही नहीं है, इनको एहसास ही नहीं है यहाँ के 25 करोड़ आवाम का, और इन्होंने तस्लीम कर लिया है। आप मुझे बताएं, जावेद लतीफ़ क्या कहता है? वो कहता है कि जी जब हम अपने हल्के की खोलने की बात करते हैं, वो कहते हैं फिर नवाज शरीफ कल का भी खोल देंगे। मकसद क्या है कि भाई वो हारा हुआ है तो इसलिए हम, हाँ, नवाज शरीफ आज अगर बड़ा लीडर बनना चाहता, कुछ भी ना करता, वो कहता जी मैं अपने हल्के का IMA ऑडिट कराने को तैयार हूँ, आ जाएं मेरे हल्के में, मैं हारा हूँ। वो जिस तरह टेम्परिंग की गई है उसके इलेक्शन में, वो सब आपके आंखों के सामने है। और जिस तरीके से हमारे लोगों को, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या बाकी लोग हों, मेरा अपना हल्का यहाँ का है, जिस तरह हमारे लोगों को हरवाया गया या जिस तरह टेम्परिंग की गई है, वो सब की आंखों के सामने है। मगर अगर जमहूरी ये बनते हैं, वाकई इस मुल्क को आगे ले जाने की इनकी नीयत है, तो सबसे पहले आज जो मैंडेट पे डाका डाल के बैठे हैं, कहें कि जी हम ये वापस कर रहे हैं, हम या जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, या हम जा रहे हैं नए इलेक्शन की तरफ, या कोई एक इंटेंशन जाहिर कर दें कि जी हम पार्लिमानी कमीशन बनाते हैं जैसे आपने बनाई थी। मुझे देखें, आपने पार्लिमानी कमीशन बनाई, देखिए हमने पार्लिमानी कमीशन बनाया, ये लोग नहीं आए थे, मगर एक मीटिंग हुई उसके बाद नहीं आए। मगर बात यह है कि इनके पास 16 महीने था ना, इन्होंने कोई जुडिशल कमीशन बना के कोई फाइंडिंग्स लाए? नहीं लाए ना 2018 की। नंबर 2, ये बताएं कि कितने इनके लोग फॉर्म 45 लेके घूम रहे थे? हम तो आज सैकड़ों की तादाद में फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं,
खा नेशनल असम्बली की सीटें हों, खा प्रोविंशियल असम्बली की सीटें हों, हम इसी में जो है वो घूमते रहेंगे, इसी के इर्द गिर्द जो है जब तक आपकी नीयत दुरुस्त नहीं होगी कि हमने मुल्क को लेके आगे चलना है, हमने चीज़ों को दुरुस्त करना है, वाकई ट्रू सेंस में हमने मानना है जो मैंडेट जिसका है, हक के हुक्मरानी अवाम की तस्लीम करनी है, आइन और क़ानून की बालादस्ती को एक्सेप्ट करना है, और हमने एस्टैब्लिशमेंट के रोल को महदूद करना है, और सबसे बढ़कर ये जमहूरियत को सिर्फ तमाशा और ढोंग नहीं बनाना, जमहूरियत को सही मानों में जमहूरी तर्ज अमल से आगे लेके चलना है, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। माजरत के साथ मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, मतलब ये तो मेरा ख्याल है मुखालिफ के खिलाफ जब आपने इदारों को इस्तेमाल करना हो, कोई भी आप तमाम पार्टीज ने, तो आप सब जो हैं वो आलाकार बन के जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये हमने देखा सर, आपके तो खुद खान साहब जो हैं वो मानते थे कि मैंने बाजवा साहब को इवन आफ्टर द गवर्नमेंट वेंट मैंने एक्सटेंशन ऑफर की, मेरे बंदे पूरे नहीं होते थे, वो बंदे पूरे करके देते थे। सो ऑल ऑफ दीस थिंग्स ये हिस्ट्री का हिस्सा, कोई इसमें डिबेटेबल भी नहीं है। हमने अगर वक्त से सीख लिया है, हमारे तो एक इक़्तिदार रहा ना 3 साढ़े 3 साल, जो 40 साल से मैं जाने की बात कर रही हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ, 40 साल है जो बरसरे इक़्तिदार है, जो अपने आप को 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर कहता है। आज उसकी सिचुएशन ये है, हर गैर जमहूरी हरकत को वो जमहूरी कहता है और विक्ट्री स्पीच कर रहा है, इसके बावजूद को वो जानता है कोई इलेक्शन आ रहा हुआ है। डाइग्रेसिंग फ्रॉम मैं जो बात पॉइंट आउट कर रही हूँ, जिसको जब मौका मिलता है वो इसी तरह खेलता है। आमिर ज़िया साहब, मुझे ये बताइए कि इफेक्टिवली बात दोनों जो है वो एक ही कर रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि इस मुल्क में जुडिशरी में जो है वो कितनी इंटरफेरेंस होती रही है, जुडिशरी किस तरह जो है वो टूल बन के इस्तेमाल होती रही है। लेकिन इनका अगर ये तर्ज अमल दोनों पार्टीज का रहेगा, ना वो बैठने के लिए तैयार है ना ये बैठने के लिए तैयार है, और उसकी वजह ये है कि आज PMLN को लगता है कि इनके खिलाफ सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, कल जब ये हुकूमत में आए तो उनको लगेगा PMLN के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इनको सबको ये सिस्टम सूट करता है, नो वन वांट्स टू चेंज इट, एक्चुअली बात ये है। जी डॉक्टर मारी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। दिलचस्प बात ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, मैं जरा सी पोलिटिकली इनकरेक्ट बात करता हूँ। वो इनकरेक्ट बात ये होगी कि हमारी जितनी सियासी जमातें हैं वो अपनी नाकामियों को मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे गिराती हैं, उनकी जो नालायकी है, उनकी करप्शन होती है, और ये मैं क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, पार्टी और हद तक कि PTI भी, इन तमाम जमातों ने मतलब है, जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बेनिफिशरी नहीं है, किसी ना किसी वक्त पे इन्होंने फायदा उठाया, और सबसे ज्यादा फायदा जिसने उठाया है वो नवाज शरीफ साहब हैं। और आज वही नवाज शरीफ साहब जो है वो समझते हैं, क्योंकि भाई इस्टेब्लिशमेंट को एक ईजी पंचिंग बैग है, उसको आप कंप्लीट करते हो तो जी आपका कार्ड में इजाफा हो गया, हालांकि होता नहीं है। तो वो आज भी बात करें कि जी उन जनरलों का हिसाब होगा, उन जजेस का होगा एक आप धमकी लगा रहे हैं बाकायदा तौर पे, और उन जनरलों की बात नहीं करते कि जिनसे आपने फायदा उठाया और जिनको आपने एक्सटेंशन दी है। हाँ अच्छा, और जिनको आपने एक्सटेंशन दी, तो अजीब मजमूआ तजादाद है नवाज शरीफ साहब। उनकी पूरी आप गुफ्तगू सुने तो आपको हैरत होगी कि भाई 3 मरतबा ये वजीर आजम बने, तो उनका कोई बड़ा विजन। देखिए, जब आप दूसरों पे तनकीद करते, जो जिस उम्र के हिस्से में आ गए नवाज शरीफ साहब, तो वहां पर इनको स्टेट्समैन की तरह बात करनी चाहिए। स्टेट्समैन क्या बात करता है, वो उसमें पहली बात होती है ईमानदारी होती है। ईमानदारी ये होती है कि अगर वो तनकीद करता है, वो अगर ठीक है, अच्छी बात है, 90 से शुरू किया आपने, तो अपनी गलतियों को भी तो तस्करा करें, खुद तनकीदी भी तो करें। जहां दूसरों पे तनकीद करें तो खुद तनकीदी भी तो करें। ये तो नहीं कि आप परफेक्ट थे, फिर उसके बाद आप जो है मतलब एक आधा सच बोल रहे हैं, और आधा सच जो आपके फायदे के उसको आप छुपा के बैठे हैं, क्योंकि आप खुद एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, और उनके सबसे, जैसे मैं फिर दोहराऊंगा, लाडले प्यारे नटखट बच्चे हैं उसके, आप एस्टेब्लिशमेंट के। तो आप हमेशा खून भी करते हैं, फिर माफ भी करा लेते हैं। ये किसी और को मतलब सादत नसीब नहीं हुई। पारली भुट्टो भी ठीक है, एक तरह से लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये यूब खान के साथ उनकी काबीना में थे, मगर जब उनकी खटपट हुई तो वो फांसी चढ़ गए, उनको माफी नहीं मिली, ठीक है ना। इमरान खान जेल में इतने अरसे से नवाज शरीफ साहब मतलब है, आप देखें कि निकल के चले गए थे, सऊदी अरब चले गए थे, लंदन चले गए थे। तो बात ही कि वाहिद सियासतदान है कि गुस्ताखी भी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट जो है क्योंकि उसके हकीकी बच्चे उसको माफ भी कर देती है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबक ये है कि वो देखें कि उसके जो इत्तेहादी हैं वो खुद उसके खिलाफ, उनके जो वजीर दिफा हैं वो जिस तरह की तकरीर कर रहे थे सदर अयूब के खिलाफ, मतलब आप देखें ना असेंबली के अंदर, तो बात ही तमाम सियासी जमातें जो हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू डिफर, जो उमर अयूब साहब ने तकरीर की थी, ऑब्वियसली वो तो ये होता है कि यू आर कॉलिंग फॉर इट, आई एम सॉरी, क्योंकि आप जब बाकियों को कर रहे हैं तो फिर आपको ये तनकीद भी बर्दाश्त करनी चाहिए, उनका भी एक रोल था। कुछ और बात करूं, देखिए ना, चीजें जो आप, एक सीरियस सवाल है
हमारे यहाँ लोग शायरी करते जी जमहूरियत कत्ल हो गई, पूछे क्यों हुई, वजह भी तो पूछे ना। पाकिस्तान में फ्लॉड डेमोक्रेसी पहले दिन से थी, जागीरदाराना समाज के अंदर, कबायली समाज के अंदर कभी वेस्टमिंस्टर की डेमोक्रेसी नहीं मजबूत हो सकती। आर्मी ने जब देखती है कि वीकनेस है हमारे इंस्टीट्यूशन में, तो बाद औक़ात उसको एक्ट करना पड़ता है लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। फौजी तो ये बात नहीं कि मैं करूंगा ये बात, तो वो चाहे मुशर्रफ साहब के बिल्कुल ठीक, यूब खान का क्या था, इसी तरह था। उनके दौर की ग्रोथ रेट देख लें आप उठाकर कि क्या थी, और इनके बाद 90 की दिहाई में क्या थी, और उसके बाद जो जब अयूब चले गए उसके बाद क्या हुआ। तो बात ये होती है कि आप जो है एक तरफा बात ना किया करें। ये लोग जो है ये सिर्फ जो है अपना कदकाठ बढ़ा रहे हैं, फौज पे तनकीद करके, जनरलों, भाई जब आप जनरल पे तनकीद करें वो इदारे बुनियादी तौर पर फौज के इदारे पर है। फौज इस वक्त पाकिस्तान का, हमें बहुत शिकायत हो सकती है, लेकिन आप जब उसको मुतनाज़ा बनाते हैं, आप उस पर तनकीद करते हैं, तो वाहिद आपका इदारा है जो काम कर रहा है। चले मैं जरा मुझे क्योंकि ये सेगमेंट आमिर ज़िया साहब रैप अप करना है, मैं जरा अली साहब से भी जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इस पे ले लूँ। अली साहब मुझे ये बताइए, जो ये अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, एक तो ये कि किसने रोका है आपको, जो एक जज का आपने नाम लिया, उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, 16 महीने की हुकूमत थी, आपने उस वक्त नहीं किया, अभी भी खैर आपके पास हुकूमत है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अभी मेरी बात हो रही थी कुछ देर पहले, बड़े सीनियर कानूनदान हैं इरफान कायद साहब, उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इज़ नॉट द ओनली फोरम, ये एक मिसकंसेप्शन है। असफंद अली खान का जो केस है उसका वो हवाला दे रहे थे, तो आप नैब को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, किसने रोका है आपको। फिर अगर आपने कोई चेंजेस लानी है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो जो फैसला आया है उसके बाद जो आपके लोग कम हुए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू सिट विद देम। अगर आपने जो रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, उनमें कोई चेंजेस लानी है, आईनी तरमीम लानी है, तब भी इनके साथ बैठना पड़ेगा। तो पहले दोनों चीज़ों का ज़रा जवाब दे दें, कैसे करना चाहते हैं और कौन रोक रहा है। देखिए बात ये है कि जहाँ तक नैब है और वो इदारे हैं, वो उन इदारों का काम है, उन इदारों को किसी ने नहीं रोका, वो अकाउंटेबिलिटी करें बिल्कुल और तहकीकात करें। भेजे रेफरेंस भेजे ना सर, नैब में आप भी रेफरेंस भेजें। अगर आप जो है आपका ख्याल है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है, उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, तो भेजें। देखिए मेरी गुजारिश सुने ना, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन पे भी बात हुई। मुझे ये बताएं कि जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उसमें ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में बानी पीटीआई इलेक्शन हारे हुए थे। ये 47 की बात करते हैं, ये किसी से ढका छुपा हुआ है, और फौरन डिजाइन दे के वो सीट छोड़ गए, और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक वही दिल्ली इलेक्शन में वही सीट जीत गए। अच्छा अली साहब, मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि जब आप सियासतदारों ने जवाब नहीं देना होता ना, तो फिर आप अपनी मर्जी का टॉपिक जो है चूज करके उसको इधर उधर डाइग्रेस करते हैं। मेरा जवाब तो दे दें। डॉक्टर साहब मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ ना, जो आपके बाकी लोगों ने भी अपने दोनों सेगमेंट में जो बात की है वही बातें की है ना, तो मैंने उनका जवाब तो देना है, ये तो मेरा हक बनता है। दूसरी मुझे बताएं, ये बात करते हैं जनाब ये करप्शन की, मुझे ये बताएं जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी करप्शन किसी से ढकी छुपी पड़ी है, वो किस चीज का प्लंद है? क्या ये हकीकत नहीं है कि ये लोग शौकत खानम के ऊपर और ज़कात के पैसों का नारा लगाकर उस पैसे को सियासत में इस्तेमाल नहीं करते रहे, जो बाहर से फंड्स इकट्ठे करके लाते थे, आज ये कहते हैं कि अच्छा अली साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है ना वो प्रोग्राम का सेगमेंट वाइंड अप करना है, लेकिन आई रेस्ट माय केस। इस वक्त सिस्टम आपको सूट कर रहा है, आप कोई उसमें तब्दीली नहीं लाना चाहेंगे, कल ये हुकूमत में होंगे, इनको सूट करेगा, कोई तब्दीली लाना चाहेगा, फिर हम सोचते हैं हम यहाँ क्यों खड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली सेगमेंट जो है मुझे वाइंड अप करना है। शोएब शाहीन साहब शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आमिर ज़िया साहब आपका और अली गौहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किर्गिस्तान की सिचुएशन पर बात करेंगे। हालात वहाँ पर कशीदा हैं इस वक्त। दो रिलेटिव काम अगर कहें तो गलत नहीं होगा। 10 से 12,000 स्टूडेंट्स पाकिस्तानी जो हैं वो किर्गिस्तान में मौजूद हैं, और पिछले कई दिनों से बड़े हम जो तल्ख मनाजर हैं वो अपनी जो सोशल मीडिया स्क्रीन्स हैं उन पे देख रहे हैं, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। इस वक्त बिश्केक में क्या सिचुएशन है, हमारे साथ दो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, डॉक्टर मुआज़ साहब
और आकिफ रजा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम बिश्केक। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर माज साहब, आपसे शुरू करती हूँ। एक तो ज़रा ये बताइए कि इस वक्त क्या हालात हैं, जहाँ आप मौजूद हैं उधर इस वक्त क्या हालात हैं? जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इशू रेज किया हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। अभी जिस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये वो मेन हॉस्टल है जहाँ पे कल रात को सबसे बड़ा अटैक हुआ था मॉब की तरफ से, और ये कि कल रात से यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज और पुलिस फोर्स का बहुत बड़ी जो तादाद थी वो यहाँ पे थी। और आज हम सब वेट कर रहे थे क्योंकि कुछ रूमर्स थे कि अटैक्स होंगे, लेकिन फिलहाल सिचुएशन इज बेटर, अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो आज कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन ये कि कल बहुत ही बुरे हालात हैं। लेकिन आपके जो हॉस्टल का या जो आपका प्रेमिसेस है उसके हॉस्टल के प्रेमिसेस के बाहर भारी तादाद में इस वक्त जो है सिक्योरिटी मौजूद है, आपके लिए सिक्योरिटी मौजूद है? जी जी बिल्कुल, सिक्योरिटी भी है और यहाँ पे कुछ लोकल टीचर्स भी आए हैं, वो भी हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। राइट। आकिफ रजा साहब, आप जरा बताइए जहां आप मौजूद हैं क्या वहां पर इस वक्त सिक्योरिटी है आपकी प्रोटेक्शन के लिए? वहां पे क्या इस वक्त हालात हैं, जरा आप प्लीज बताइए। जी हमारा जो एरिया है तो इस साइड पे कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। बस हमें ये बताया गया है कि अगर कोई अटैक वगैरह होता है तो हम फला नंबर की कॉल करें। तो नंबर जो है कहीं पे हमने टेक्स्ट वगैरह किए तो वो भी बंद आ रहे हैं, लेकिन हमने कहा तो चलो खैर छोड़ देते हैं क्योंकि फिलहाल हम हमारी साइड पे कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमारा साइड जो है ओश बाजार साइड है ये रेड जोन में आता है। तो अभी फिलहाल हम वेट कर रहे हैं और हम टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह व्हाट्सएप के थ्रू हम एक दूसरे के साथ राब्ते में है। तो फिलहाल तो महफूज है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हालात अच्छे होंगे। लेकिन पाकिस्तान की एम्बेसी या गवर्नमेंट की वजह से ये मैं क्लियर कर दूं कि हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली है। राइट। अच्छा, थोड़ा ज़रा आप दोनों मुझे बता दीजिए कि डॉक्टर माज साहब आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, और आकिफ रजा साहब आप भी ज़रा बता दीजिए। माज साहब पहले आपसे, आप किस यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है? जी मैम, मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ पे सबसे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो राइट स्टडी करते हैं। और आकिफ साहब आपका कहाँ, आपकी किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है? जी मैं सालमबेग यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन अभी माइग्रेशन के दिन थे तो इसी दरमियान ही बस ये सिलसिला शुरू हुआ, ये एजेंडा जो है ये स्टार्ट हो गया। आकिफ साहब, ये जो इस वक्त आज के लिए जो आपने भी कहा रेड जोन है, और ये भी बताया जा रहा है कि आज की रात जो है वो बड़ी क्रूशल है, तो ये बात क्या सही है? जो ये थ्रेट्स आ रही, थ्रेट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि आज बड़ी क्रूशल थ्रेट्स हैं कि जी आज अटैक हो सकता है। देखिए बात इस तरह है ना कि अगर हम देखें तो क्राउड उसी कल की तरह क्राउड बाहर निकली है, और ये लोग इस तरह करते हैं कि ये टिकटॉक पे लाइव आ जाते हैं। जब लाइव आते हैं तो इनके अपने ही लोग इनको एड्रेसेस देते हैं कि इन एड्रेस पे आप जाए, इधर फॉरनर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल जिधर हम रहते हैं अगर कोई भी हमसाया हो और वो जानता है कि इधर पाकिस्तानी या इंडियन है तो वो उधर लाइव में दे देते हैं लोकेशन के आप इधर आ जाए। तो रेड जोन में है और इसी तरह ही चल रहा है, लेकिन मुताबिक खतरा है। आके पक रहा है, सिचुएशन खराब हो सकती है आप ये कह रहे हैं। अच्छा, कोई पुलिस की हेल्पलाइन, कोई आपने एम्बेसी का तो कहा कि एम्बेसी का कोई उस तरह नहीं है, पुलिस की कोई हेल्पलाइन जिस पे आप कॉल करते हैं फौरन कोई आ जाता है, कंटिंजेंट आ जाता है, इस तरह का कुछ है या ये भी अवेलेबिलिटी नहीं है? मैम देखिए बात इस तरह है, मैं आपको बताऊं, अगर हम पुलिस को कॉल करें ना तो इस तरह के सीन चल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पुलिस से पहले वो आपके पीछे लोकल भेज देते हैं, उसके बाद पुलिस आ जाती है, फिर पुलिस पीछे खड़े होके तमाशा करते हैं और आगे से लोकल आपको पीट रहे होते हैं, इस तरह करती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मौज साहब, आपका क्या ख्याल है कि सिचुएशन डिफ्यूज क्यों नहीं हो पा रही? क्या मसला है कि सिचुएशन जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, डिफ्यूज नहीं हो रही? मैम आज मैंने सिचुएशन ऑब्जर्व की है अभी, क्योंकि फेक न्यूज़ जो है उसकी वजह से काफ़ी खौफ व हरास है। कुछ फेक न्यूज़ भी थी कि मर्डर्स हुए, यहाँ पे रेप हुए, तो उसकी वजह से काफ़ी बच्चे डर गए थे और फैमिली भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो और ये कि डिफ्यूज अभी जो सिचुएशन वो नहीं हो पा रही, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत स्कैटर्ड है पॉपुलेशन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है।
तो जहाँ जहाँ भी वो रहते हैं, हर बच्चे को कुछ ना कुछ डर लगना महसूस हो जाता है जब भी कोई लोकल्स का एक बड़ा ग्रुप उनके करीब आता है, उनके अपार्टमेंट से करीब आता है, उससे के करीब आता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो आई थिंक इस वजह से, और उस वजह से भी क्योंकि यहाँ पे लोकल अथॉरिटी जो है वो अभी फिलहाल इस मामले को क्योंकि स्टॉप करने में नाकाम हो चुकी थी स्टार्टिंग में, जब ये इनिशिएट हुआ और बाद में ऐसा ऐसा ठीक हुआ, तो एक उनको ये भी खतरा है कि हमारी हेल्प के लिए कोई आएगा नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा नहीं। लेकिन वो तो चले, आप इसका बता रहे हैं ना कि लोकल अथॉरिटी, बच्चों को क्या खदशात हैं, लोकल अथॉरिटीज क्यों काम नहीं कर पा रही? क्या लोकल अथॉरिटीज भी, जिस तरह अभी आकिब बता रहे हैं कि पुलिस बाद में आती है, मॉब पहले पहुंच जाता है, क्या लोकल अथॉरिटीज की भी कनाइवेंस है? लोकल अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व है साथ? नहीं मैम, ये इस तरह के बिल्कुल कुछ बच्चे बताए थे, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन मैंने कुछ और ही देखा। ठीक। अच्छा आकिब साहब, ये बताइए कि ये तो एक चीज़ जो है, अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, एम्बेसी का रोल जो है वो उस तरह पॉजिटिव नहीं रहा। ये कहा जा रहा है कि जी जो वापस आना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तानी हुकूमत वापस लेकर आएगी। क्या आप इंटरेस्टेड हैं वापस आने में? क्या आपने एम्बेसी को कांटेक्ट किया है? क्विकली जल्दी बता दीजिए, मेरा आखिरी मिनट रहता है जी। मैम इस तरह है ना कि एम्बेसी जो है वो तो बिल्कुल क्लोज है। अगर आप किसी को टेक्स्ट वगैरह करें तो वो ऑफलाइन आ रहे हैं, आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। इस तरह भी है कि आप बात जो हमारे अथॉरिटीज है उनको आप मैसेज करें तो वो सीन करके आपको रिप्लाई ही नहीं देते। राइट। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जी कंटिन्यू कीजिए जी आके साथ। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये वो है। तो अभी भी हमारे ग्रुप में यही मसला चल रहा है कि कॉस्ट भी इतनी ज्यादा है कि स्टूडेंट्स वो इतनी जल्दी अरेंज नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक दो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम का सेगमेंट क्लोज करना है, बट हुकूमत जो ये दावे कर रही है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट को वापस लेकर आ रहे हैं, आपने खुद सुन लिया, वो ये कह रहे हैं कि जी हमें कहा जा रहा है कॉस्ट आप पे करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब आपसे गुजारिश है, आपने कंटिंजेंट भेज दिया, अपना डेलीगेशन एक जो है रादो भेज दिया है पार्लियामेंटेरियंस का। इन बच्चों को आपकी जिम्मेदारी है कि आपने फ्री घर लेकर आना है, इनसे कॉस्ट का तकाजा मत कीजिए। प्रोग्राम आज का क्लोज करते हैं। विल सी यू टुमारो। होपफुली कल तक उम्मीद है कि सिचुएशन ये बेहतर हो जाएगी और आज की रात अल्लाह करे खैर से गुजर जाए। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।